चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर का रिवीजन देखते हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, अब अगर सबसे पहले ही मैं आपको बात बता दूं तो इस चैप्टर के रिवीजन में मैं आपको सिर्फ इसके रूल्स बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, हर अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, या एग्जाम में जब ये क्वेश्चन लिखो तो कैसे लिख सकते हो, वो सिर्फ मैं रूल्स बता रहा हूँ इसमें। क्योंकि ये चैप्टर का रिवीजन आखिरी टाइम में इस समय में करवाना वो पॉसिबल नहीं है। इस समय में सिर्फ इस चैप्टर के डाउट्स ही पॉसिबल हो सकते हैं, वो आप सबको भी पता है कि पूरे पूरे सम तो अब मैं करवा नहीं पाऊंगा, या इवन पूरे पूरे एडजस्टमेंट भी ये आखिरी टाइम पे अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भले ही जो है वो आगे के जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं उसमें आप पूरे पूरे सम्स देखो जिसमें डिटेल में जो है वो समझाए हुए हैं। बाकी अब के टाइम में पूरे पूरे सम्स या डाउट्स मतलब एडजस्टमेंट फिर से करवाना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ बेसिक रूल्स बता रहा हूँ कि इवन अभी भी अगर कोई स्टूडेंट ने कुछ भी ना किया हो इस चैप्टर में, तो इतनी भी बातें अगर आप लोग ध्यान रखो तो आपके एग्जाम में ये 11 मार्क का सम आता है, तो 11 में से आपके कुछ मार्क्स तो आ सकते हैं, बराबर ना। वो बेसिक चीज़ें से बता रहा हूँ, बाकी पूरा पूरा सम तो आपको करना ही पड़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है यार। देखो, आपके टोटल सम्स एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स मिलाकर कुछ 15 या 16 सम्स होते हैं, 15 जितने सम्स होते हैं। रोज दो दो सम की भी सिर्फ प्रैक्टिस करो ना घर पर बैठकर, तो भी जो है वो आपके एक हफ्ते में ये चैप्टर पूरा हो सकता है। रोज 1 घंटा निकालना और दो दो जो है वो सम्स की प्रैक्टिस करो, तो भी एक हफ्ते में ये चैप्टर क्लियर हो सकता है आपका अच्छी तरह से। और अभी भी एग्जाम में आपके टाइमिंग है, तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ इसके रूल्स बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें बेसिकली ये 5 अकाउंट्स तैयार होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। कोई सम होते हैं जिसमें खाली कैपिटल अकाउंट ही बनता है, करंट नहीं। तो कोई सम में दोनों अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट, तो 6 अकाउंट्स हो जाते हैं फिर। और आखिरी में बैलेंस शीट, बरोबर। और इनमें जो जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि जैसे कि अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट में जैसे हमें पता है कि डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें बेसिक इसमें लिखी जाती है। भाई ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक हो तो वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाता है। ये प्लेस याद रखो आप लोग, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है परचेस, डेबिट साइड पे लिखा जाता है ये डेबिट एंड ये क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे परचेस और क्रेडिट साइड पे परचेस रिटर्न। और इनके रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट हो तो वो भी इसी में ही प्लस माइनस करेंगे। जैसे होता है ना, कितनी बार परचेस लिखना भूल गए तो इसी परचेस में फिर प्लस कर देते हैं, बराबर। तो परचेस या परचेस रिटर्न का कोई भी एडजस्टमेंट हो तो वो भी यहीं पे ही। उसी तरह से सेल्स लिखना हो तो वो सेल्स क्रेडिट में और डेबिट में सेल्स रिटर्न, ठीक है। इतनी चीज़ें बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। और दूसरे दूसरे यहाँ पर आते हैं परचेस एक्सपेंसेस। परचेस एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस में जैसे बेसिक एक्सपेंस आते हैं ना, कि जैसे वेजेस है, उसके बाद जो है वो कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड वो इसमें आता है, कैरियज आउटवर्ड वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो कैरियज इनवर्ड, इसके अलावा रेलवे फ्रेट, या फिर जैसे जकात लगता है वो, बराबर ना, डैमरेज है, रेलवे फेट, डैमरेज या अदर जो भी एक्सपेंसेस हो, जो भी परचेस एक्सपेंस, परचेस करते वक्त जो जो एक्सपेंस होते हैं बेसिकली आपके समझ में यही एक्सपेंस पूछे जाते हैं, इसके बाहर के तो है नहीं। तो ये सब एक्सपेंस यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ भी नहीं। और ट्रेडिंग अकाउंट को जब क्लोज करते हैं ना तो उसमें से आखिरी में मिलता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। कि अगर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये लॉजिक रखा करो, क्रेडिट साइड सेल्स है मतलब इनकम हो रही है हमारी, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस तरफ फिर लिखा जाता है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखा जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। भाई यहाँ पे टोटल ज़्यादा है तो इस तरफ चीज़ों का माइनस करके यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है यहाँ डेबिट में एक्सपेंसेस का टोटल, तो फिर इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिखा जाता है ग्रॉस लॉस। जो भी हो दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ये इसमें मिलता है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं।
है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें आते हैं डेबिट साइड पे और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे हर तरह के एक्सपेंसेस और हर तरह के लॉस होते हैं। हर तरह के एक्सपेंस और लॉस वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। बिजनेस की कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, बिजनेस की कोई भी एक्सपेंस और कोई भी लॉस हो, सैलरी दी है, रेंट दिया है, या फिर जो है वो कोई हमने फर्नीचर पुराना सेल किया उसके ऊपर लॉस हुआ, तो कोई भी एक्सपेंस हो कोई भी लॉस हो बिजनेस का, वो सब यहाँ पर आता है। पार्टनर का नहीं, पार्टनर के अलावा पार्टनर के एक्सपेंस और लॉस वो यहाँ पे आते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स के एक्सपेंस के अलावा बिजनेस के दूसरे कोई भी एक्सपेंस हो तो वो सभी एक्सपेंस यहाँ पर आते हैं, बराबर। जैसे अगर पार्टनर को सैलरी दी है, पार्टनर को कमीशन दिया है, बराबर, तो वो सब यहाँ पे नहीं लिखते हैं। लेकिन पार्टनर के अलावा किसी को सैलरी दी, कमीशन दिया, रेंट दिया, जो कुछ भी हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। हर तरह के एक्सपेंस लॉस और उसके एडजस्टमेंट, कभी एडजस्टमेंट भी गिनते हैं, उसमें भी कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। डेबिट साइड पे सब एक्सपेंस और लॉस लिखा जाता है और यहाँ पे सब लिखे जाते हैं इनकम्स एंड प्रॉफिट। हर तरह का इनकम और प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा, ऊपर स्पेस नहीं छोड़ी। बाकी ऊपर जो है वो ये स्पेस छोड़ी जाती है ना, यहाँ पर ऊपर एक लाइन छोड़ दी जाती है कि जहाँ पर सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्लोज किया ना, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके आपको मिलता है ग्रोस प्रॉफिट या लॉस, ग्रोस प्रॉफिट या लॉस मिलता है, तो उसे यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ग्रोस प्रॉफिट मिला हो तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट पे ग्रोस प्रॉफिट। फिर ये सब इनकम लिखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग की लाइन में वो लिखते हैं। और अगर ग्रोस लॉस हो तो उसे यहाँ लेकर आते हैं, बराबर। जो भी आया हो ट्रेडिंग अकाउंट में उसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर ये सब अमाउंट लिखेंगे और फिर आखिरी में इसको क्लोज किया जाता है। और इसमें भी वैसे ही कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब इनकम प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, इस साइड का अगर टोटल ज़्यादा है तो वही टोटल यहाँ पे लिखकर ये सब चीज़ें माइनस करते हैं और यहाँ पे मिलता है हमें नेट प्रॉफिट। क्या मिलता है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट मिलता है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो नेट प्रॉफिट, लेकिन अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल कम है, तो फिर उसको यहाँ पे लिखा जाता है नेट लॉस, बराबर। नेट लॉस यहाँ पे लिखा जाता है। और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हमें इसमें से मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, नेट प्रॉफिट या लॉस जो मिलता है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है फिर। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग बनाएं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, बराबर। कि अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऊपर एक लाइन छोड़ देता है ना, आखिरी में क्लोजिंग करते वक्त यहाँ पे लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। यहाँ अगर लॉस आता हो तो उसे लॉस यहाँ पर लिखेंगे, नेट लॉस। और एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, तो एप्रोप्रिएशन में भी एक्सपेंस और इनकम ही आती है, लेकिन पार्टनर्स की, पार्टनर के एक्सपेंसेस और पार्टनर की इनकम वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी तरह के एक्सपेंस और इनकम लेकिन पार्टनर रिलेटेड, तो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट दिया हो, पार्टनर का कैपिटल होता है तो वो कैपिटल इंटरेस्ट वो यहाँ पे लिखा जाता है। कि अगर पार्टनर को सैलरी दी हो, पार्टनर को कमीशन दिया हो, पार्टनर को अगर बोनस दिया हो, ये सब चीज़ें, लेकिन किसकी, पार्टनर की। पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस, बराबर। पार्टनर को कोई भी चीज़ दी हो हमने तो वो हुआ तो बिजनेस का खर्चा ही ना, पार्टनर को दो या किसी को भी दो हुआ तो खर्चा। लेकिन अगर कोई वर्कर को देते हैं ना सैलरी, अगर कोई वर्कर को दी तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन वही लिखा हो कि सैलरी हमने पार्टनर को दी है तो उसको यहाँ लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बराबर।
तो पार्टनर रिलेटेड चीज़ें, कैपिटल इंटरेस्ट आता है, या तो फिर करंट अकाउंट का इंटरेस्ट आता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ, यहाँ पर करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पर आता है, बराबर। उसी तरह से यहाँ पर सब इनकम होती है कि जो पार्टनर से मिल रही है। पार्टनर अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है इनकम के तौर पर, कैपिटल के तौर पर नहीं, लेकिन इनकम के तौर पर अगर पार्टनर कुछ बिजनेस को दे रहा है तो वो सब यहाँ पर आता है, जिसमें जनरली तो आपको एक ही आता है कि ड्राइंग इंटरेस्ट, बराबर, कि ड्राइंग इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए नुकसान लेकिन बिजनेस के लिए फायदा, बराबर ना। कि अगर पार्टनर बिजनेस को ये ड्राइंग इंटरेस्ट दे रहा है, या तो चलो पार्टनर जो है वो अगर कोई दूसरा इंटरेस्ट दे रहा हो, कोई ब्याज हो, कि हम पार्टनर ने कोई लोन उधार ली हो उसके ऊपर उसने ब्याज दिया हो, तो वो सब यहाँ पर आता है, बराबर। लेकिन वो चीज़ें नहीं, जनरली यही आता है ड्राइंग इंटरेस्ट, या तो फिर करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, कि करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो। जब करंट अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें स्टार्टिंग का बैलेंस होता है डेबिट में या क्रेडिट में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करने के लिए कितनी बार कहते हैं कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट काउंट करो, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, बराबर। तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी चीज़ें आती हैं। और फिर इसको जब क्लोज किया जाए, पार्टनर रिलेटेड यहाँ पर सब एक्सपेंस, पार्टनर रिलेटेड सब इनकम्स, और इसे जब क्लोज किया जाए ना तो उसको क्लोज करते वक्त भी वैसे ही कि अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब इनकम ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। जो 2 या 3 पार्टनर हो उसको बांट दिया जाता है, बराबर। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है वो, तो यहाँ पे लिखा जाता है फिर डिविजिबल लॉस, कि जो भी पार्टनर हो उनको ये लॉस बांट दिया जाता है, बराबर ना। स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट एंड या लॉस जो भी हो उसके काउंटिंग के साथ फिर ये प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस मिलता है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस जो इसमें से मिलता है हमें, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस जो यहाँ अप्रोप्रिएशन में से मिलता है उसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट में, बराबर ना। अब जब कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया जाता है तो जिसमें सबसे पहले अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में समझें कि कोई सम हो जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स के यहाँ पर ये कॉलम्स बनाई जाती है ना, कि जैसे लिखता है ना कि पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर ए बी पार्टनर हो जो भी, और यहाँ पर भी है पर्टिकुलर और ए बी। कैपिटल अकाउंट इस तरह से, बाकी सब अकाउंट सिंपल बनते हैं कि खाली डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इसमें ए बी पार्टनर्स के नेम लिखने होते हैं। और इसीलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी कौन सी चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स रिलेटेड चीज़ें ही, पार्टनर्स की कोई भी चीज़ें हो वो सब यहाँ पर आएगी। कि जैसे इसमें, उसमें भी पहले एक लाइन छोड़ देते हैं कि जब सम के एंड में इसमें से जो डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें जनरली ऊपर ट्रांसफ़र करके लिखो तो भी ठीक है, और अगर नीचे लिखोगे तो भी ठीक है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग में लिखते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस, इनका बैलेंस के साल के शुरुआत में कैपिटल का बैलेंस कितना है, और वो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आता है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस देता है। करंट अकाउंट वो डेबिट या क्रेडिट दोनों में हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पर बैलेंस। इसके अलावा दूसरी चीज़ है यहाँ पर क्रेडिट साइड पे जो लिखी जाती है वो आता है कैपिटल इंटरेस्ट, कि यहाँ जो बैलेंस हो उसका ही इंटरेस्ट, कि भाई 6% इंटरेस्ट देना है, 8% इंटरेस्ट देना है, तो वो सब यहाँ पर लिखा जाता है, बराबर। तो ये कैपिटल इंटरेस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है ड्राइंग्स, कि दोनों पार्टनर की पूरी साल की ड्राइंग कितनी है वो, और दूसरा ड्राइंग इंटरेस्ट, उसके साथ ड्राइंग इंटरेस्ट लिखा जाता है। और इसमें ये जो है ना कैपिटल इंटरेस्ट और ड्राइंग इंटरेस्ट, ये जनरली आपको एडजस्टमेंट में आता है, जिसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही जाती है। इससे पहले आपने अप्रोप्रिएशन बनाया उसमें देखा ना कि यहाँ पर अगर ड्राइंग इंटरेस्ट है तो वो अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में होता है ड्राइंग इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर कैपिटल इंटरेस्ट है क्रेडिट में तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा था हमने कैपिटल इंटरेस्ट,
बराबर। यहाँ पर जो भी हो ना एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट हो उसका सेकंड इफेक्ट हमेशा कहाँ जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही जाता है, दूसरे किसी में नहीं। ऑलमोस्ट इनका सेकंड इफेक्ट वो यहीं जाता है, एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनर का कैपिटल इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट, वो यहाँ पर लिखा जाता है। दूसरा, पार्टनर को कोई भी चीज़ दी जाती हो, जैसे पार्टनर को सैलरी दी है, पार्टनर को बोनस दिया, कमीशन दिया, वो सब क्रेडिट में लिखते हैं। कि अगर कोई पार्टनर को, दोनों में से चलो एक पार्टनर को सैलरी दी है या किसी को कमीशन दिया है या बोनस दिया है, जो भी हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। बराबर। यहाँ पर ज़्यादातर आपकी दूसरी चीज़ें नहीं आती, ड्राइंग या ड्राइंग इंटरेस्ट ही आता है। दूसरा, पार्टनर ने अगर कुछ दिया हो कि और कुछ इंटरेस्ट दिया हो, पार्टनर दे रहा है, अगर ले नहीं रहा है, ये सब पार्टनर ले रहा है उसे यहाँ लिखते हैं, पार्टनर कुछ दे रहा है उसे यहाँ लिखते हैं। ज़्यादातर आपकी चीज़ें आती नहीं हैं। दूसरी यहाँ पर चीज़ें आती हैं ये सब, कि जो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस वो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कि अगर प्रॉफिट हो तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट, और लॉस हो तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं डिविजिबल लॉस। बराबर ना, ये अप्रोप्रिएशन वाला। और फिर आखिरी में इसको क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट को फिर आखिरी में क्लोज करेंगे। और क्लोजिंग करते वक्त कैपिटल अकाउंट में याद रखा करो, हमेशा इस साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा, कभी भी इस साइड का टोटल ज़्यादा नहीं होता कैपिटल में। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब आपने सम में कहीं मिस्टेक कर दी है। बराबर, हमेशा इसी साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग पहले टोटल करके लिख देते हैं, जैसे वही टोटल फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फिर आखिरी में टू बैलेंस, कि टू बैलेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड, जो हमें बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है वो। बराबर, ये यहाँ पे लिखा जाता है बैलेंस। ठीक है। और फाइनली, ये जो बैलेंस होता है ना, उस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। ठीक है। जब अकेला कैपिटल अकाउंट बनाना है ना तो सब चीज़ें यहीं पे ही लिखते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट नहीं बनाना हो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो सब यहीं पे ही लिखेंगे। लेकिन अगर करंट अकाउंट भी साथ में बनाना है, समझो कैपिटल अकाउंट के साथ ही आपको बोला हुआ है करंट अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल और करंट सेम फॉर्मेट में अलग अलग बनाएंगे। तो उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये स्टार्टिंग का बाय बैलेंस, और आखिरी में जो ये टू बैलेंस बचता है वो, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एंट्री, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड की एंट्री, ये कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी नहीं अगर करंट अकाउंट बनाना है तो। बराबर। तो ये सभी चीज़ें, कैपिटल का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, यही इसी प्लेस पर, लेकिन सब करंट अकाउंट में लिखेंगे। बराबर ना। इवन ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस वो भी कैपिटल अकाउंट में नहीं ले आते। कैपिटल अकाउंट में खाली शुरुआत में कैपिटल लिख देते हैं और वही क्लोज करके फिर आखिरी में कैपिटल लिख देते हैं। बराबर। अगर कैपिटल और करंट दोनों बनाने हैं तो कैपिटल अकाउंट में खाली ये एक एंट्री आती है, स्टार्टिंग का बैलेंस कितना है और आखिरी का बैलेंस उतना ही। बराबर, ये फिक्स कैपिटल मेथड कहलाती है ना। बाकी सब एंट्री किस में जाएगी, करंट अकाउंट में, ये सभी एंट्री। फिर कैपिटल हो या करंट हो, उन दोनों का ही बैलेंस इसी तरह से क्लोज करके, फिर करंट अकाउंट में भी बैलेंस होगा, उसे भी इसी तरह से क्लोज करके कहाँ लेके आते हैं, बैलेंस शीट में लेके आते हैं आखिरी में। जो इनका बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जब बैलेंस शीट बनाई जाती है आखिरी की, तो बैलेंस शीट के लिए इस तरफ हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं ना, कि यहाँ पर लायबिलिटीज और अमाउंट आती है, और यहाँ पर एसेट्स और अमाउंट, कैपिटल लायबिलिटीज और यहाँ पर एसेट्स और अमाउंट। तो इसमें इस तरफ जो भी लिखा जाता है ना, तो इसमें सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है, कि आपका जो भी कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस हो तो वो बैलेंस यहाँ पर लेकर आते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वो जो 2 या 3 पार्टनर का बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा अगर करंट अकाउंट का बैलेंस हो, करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है ना, करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस। नहीं तो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, करंट का डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स में। मतलब कि देखो, कैपिटल अकाउंट में मैं जैसे मैंने बताया कि उसमें हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होता है, उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, तो उसे हमेशा यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं लायबिलिटीज़ में।
लेकिन जब करंट अकाउंट आप बनाकर उसे क्लोज करोगे ना आखिरी में, तो उसमें दोनों साइड का बैलेंस पॉसिबल है, कभी डेबिट में आता है कभी क्रेडिट में आता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस हो मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ लिखो लायबिलिटीज़ में, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है करंट अकाउंट में तो उसे यहाँ लिखें एसेट साइड पे। बराबर। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखी जाती है, तो रिजर्व्स, हर तरह के रिजर्व्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। बराबर, बिजनेस के रिजर्व्स और बिजनेस की लायबिलिटीज़, करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो भी हो वो यहाँ पे लिखी जाती है। और यहाँ पे लिखे जाते हैं बिजनेस के हर तरह के एसेट्स, करंट या नॉन करंट जो भी एसेट्स हो वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और फाइनली इनका टोटल किया जाता है, ये सब चीज़ें लिखकर, और आखिरी में टोटल, और बैलेंस शीट में दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल, तो आपका सम करेक्ट कहलाता है। बराबर। तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो तो ही ये चीज़ें आती हैं। और एग्जाम में जब ये सम क्रैक करो ना, तो कैसे किया करो, सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लिया करो, आपके जो भी एडजस्टमेंट है वो सब एडजस्टमेंट क्लियर कर लिया करो। आपके 11 मार्क का सम आता है, टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट होता है। बरोबर, सम करने के लिए अगर टाइमिंग कम पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या करो आप लोग कि एडजस्टमेंट पहले देख लो। आपके 6-7 एडजस्टमेंट हो, उसमें से जो एडजस्टमेंट आता हो ना पहले वो एंट्री करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले यही लिखना है या पहले वही लिखना है, जो एडजस्टमेंट आता हो पहले उसकी एंट्री कर लो आप लोग। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट दी गई होती है उस अमाउंट में जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाकी की चीज़ें तो एज इट इज़ लिखनी है ना। जिनके ऊपर एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट काउंट करना पड़ता है उस पर, बाकी जिन अमाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होती तो वो तो हम लोग इन चीज़ों में एज इट इज़ लिखते हैं ना। और वही याद करो पहले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, तो जिस पे एडजस्टमेंट ना हो वो अपनी सही प्लेस पर एज इट इज़ लिख दो। कि पहले जितने एडजस्टमेंट आ गए, जितनी एंट्रीज उसमें बिना एडजस्टमेंट की है वो सब अगर एज इट इज़ इसमें लिख दी, तो भी आपके 11 में से 3 से 4 मार्क तो पहले इसमें फिक्स हो जाते हैं आपके। बराबर, हाँ 3-4 मार्क। आपने फॉर्मेट बनाया, जितने एडजस्टमेंट आते हैं उतने किए, जो सही आते हो तो ही, हाँ फिर माइंड में डाउट हो कि नहीं ये तो शायद हो सकता है तो फिलहाल मत करो। और उसके बाद जो फिक्स एंट्रीज हो जाए ना उसके बाद फिर ट्राई करो कि अगर टाइम बच रहा है तो बाकी के जो थोड़े एडजस्टमेंट हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट हो या कुछ हो उसे भी सॉल्व करने की ट्राई करो। बरोबर। और अगर ये सम एग्जाम में ना हो तो ज़्यादा बर्डन न देकर पहले बाकी के सम क्लियर किया करो। नहीं तो कितनी बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं इस एक सम के चक्कर में, 11 मार्क के सम के चक्कर में, कि टोटल नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल नहीं बैठ रहा है, और इसी में ही 3 घंटे में से 1-1.5 घंटा निकाल देते हैं, तो बाकी का पूरा पेपर रह जाएगा। इससे अच्छा बाकी के मार्क्स पे पहले ज़्यादा फोकस कर लो, फिर जो है वो ये सम करो। बरोबर। और देखो इस सम में अगर 11 में से 11 मार्क्स पूरे लाने हैं तो फिर आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैंने बताया 15-16 क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। रोज एक एक सम की प्रैक्टिस करोगे ना, 2-2 सम की प्रैक्टिस करोगे तो भी 1 हफ्ते में हो जाएगा, या एक एक सम भी करो तो भी 15 दिन में हो जाता है। बरोबर। और इतने दिन तो हैं हमारे पास, अब बाकी के सब्जेक्ट कवर करो, रोज रात को सोने से पहले एक सम इसका कर लो। क्योंकि एग्जाम में आपके टेक्स्ट बुक के ही सम आते हैं विदाउट नंबर चेंज किए। नाम बदल सकते हैं, कि जैसे राम श्याम की जगह पर आपको जो है वो भरत और या और कुछ लिखा हुआ होगा। बरोबर, तो नाम बदल सकते हैं, अमाउंट उसमें नहीं बदलता है एग्जाम में। तो एज इट इज सम्स आएंगे, एज इट इज एडजस्टमेंट आएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो ना, क्यों नहीं होगा। ठीक है, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो, कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स मुझे बताओ, पुराने वीडियोस जो है वो हर सम के अच्छी तरह से देख लो। बरोबर। फिर इनके रिवीजन के जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें मैं पूरा पूरा रिवीजन करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।